Hello my children, how are you? Today I will teach you lesson of social science class 5th. Its name is digestion. Digestion means पाचन। अर्थात आज आप इस लेसन में पाचन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर। Why do we need food? अर्थात हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। रेल ऑफ टीथ इन डाइजेशन, यहाँ रेल गलत लिखा, रोल ऑफ टीथ इन डाइजेशन अर्थात हमारे जो पाचन प्रक्रिया होती है उसमें दांतों की क्या भूमिका होती है। नंबर 3 है फूड न्यूट्रिएंट्स अर्थात भोजन के पोषक तत्व। नंबर 4 डाइजेशन मेन है पाचन तंत्र, पाचन क्रिया। 5th कुकिंग द फूड, भोजन को पकाना। फूड प्रिजर्वेशन और भोजन संरक्षण, इस बारे में आप पढ़ेंगे। देखते हैं वाई डू वी नीड फूड। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे कि हमको भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। फूड हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट कीप्स अस हेल्दी। इसका हिंदी है ऑल लिविंग थिंग्स नीड मीन्स ज़रूरत, आवश्यकता। फॉर देयर सर्वाइवल माने सभी जो सजीव वस्तुएं होती हैं, जो सभी सजीव होते हैं उनको अपने जीवन जीने के लिए, सर्वाइवल मीन्स जीवन जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। भोजन हमें कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। फूड हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ मीन्स होता है वृद्धि और डेवलपमेंट मीन्स विकास। मीन्स भोजन हमारे शरीर की वृद्धि और शरीर के विकास में हमारी मदद करता है। इट कीप्स अस हेल्दी, यह हमें स्वस्थ बनाता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस। इसके अतिरिक्त भोजन हमें बीमारियों से हमारी रक्षा करता है, बीमारियों से हमें बचाता है भोजन। सो फूड इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। इसलिए हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है। नेसेसरी माने अति आवश्यक है। फूड इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ अर्थात जीवन को बनाए रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए भोजन अति आवश्यक है। द एनर्जी फ्रॉम फूड बिल्ड्स द मसल्स स्ट्रॉन्ग दैट आर नीडेड टू वर्क एफिशिएंटली। द एनर्जी फ्रॉम फूड बिल्ड्स द मसल्स स्ट्रॉन्ग अर्थात भोजन से जो हमको ताकत मिलती है, जो शक्ति मिलती है, उससे हमारी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और इसकी ज़रूरत हमको अपने काम को एफिशिएंटली माने हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और अच्छे से अच्छा काम कर सकें बिना थके हुए, बिना रुके हुए। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी मांसपेशियां मजबूत हों, हमारा शरीर मजबूत हो। तो ये शक्ति हमारी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए है, यह शक्ति हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। वी ईट राइस, पल्सेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेज, एडिबल ऑयल etc। हम विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं, खाते हैं, जैसे कि वेट मीन्स आटा जो होता है वो गेहूँ से बनता है। राइस चावल जो कि धान से, पैडी से बनता है। पल्सेज विभिन्न प्रकार की हम दालें खाते हैं। वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, फ्रूट्स फल। स्पाइसेज यानी मसाले। एडिबल ऑयल्स पकाने योग्य, भोजन को पकाने के लिए जो भी हम तेलों का प्रयोग करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम अपने भोजन में शामिल करते हैं। वी ईट फूड इन वेरियस फॉर्म्स। भोजन को हम विभिन्न तरीके से यूज करते हैं, खाते हैं। जैसे कि पहला कुक्ड फूड माने भोजन को हम पकाकर खाते हैं। राइपेंड फूड, पके हुए अनाज को भी हम खा लेते हैं, जैसे
चने को हम खा लेते हैं, खड़े चने को हम खा लेते हैं। और रा, कच्चे भोजन को भी हम, कच्ची सब्जियों को, कच्चे अनाज को भी हम अपने भोजन में शामिल कर लेते हैं। रा मीन्स कच्चा, राइप मीन्स पका होता है, राइपेन पका हुआ, कुक्ड मीन्स पकाया हुआ। वी गेट आवर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स आर एनिमल्स, हम अपना भोजन या तो पौधों से प्राप्त करते हैं अथवा जानवरों से हमें अपना भोजन प्राप्त होता है। फिर देखते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। पोषक तत्व। आवर फूड मस्ट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, रफेज एंड मिनरल्स। These nutrients are very essential for proper growth and development. हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जिसको वसा कहते हैं, विटामिन्स और रगेज का मतलब जो भोजन में हम सब्जियां, ऐसी साग सब्जियां खाते हैं जिसमें रेशे होते हैं, उसको हम रगेज कहते हैं। और मिनरल्स, खनिज पदार्थ, ये सारी चीज़ें हमारे भोजन में शामिल होनी चाहिए। हमारे भोजन में, हमारे खाने में पोषक तत्वों के रूप में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए, फैट होना चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, रगेज होना चाहिए और मिनरल्स होना चाहिए। दीज न्यूट्रिएंट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे शरीर की सामान्य वृद्धि और विकास के लिए ये सभी जो पोषक तत्व हैं ये बहुत आवश्यक होते हैं। अगले पेज पर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प्स अस इन बॉडी बिल्डिंग, इट हेल्प्स इन आवर ग्रोथ, इट आल्सो हेल्प इन हीलिंग प्रोसेस। पल्सेस, बीन्स, peas, eggs, cheese, fish and meat are all proteinated food. Means proteins helps us in body building. Proteins हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। It helps in our growth, ये हमारे शरीर की वृद्धि करने में सहायक होते हैं। It also helps in healing process, जो हमारे शरीर में गति होती है, जो प्रक्रिया होती है तेज गति की, इसमें ये मदद करते हैं। अर्थात हमारी जो शरीर की ग्रोथ होती है उसको हील करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। पल्सेज माने दालें, बीन्स, सेम वगैरह, मटर, एग, संडे, चीज मीन्स खमीर, एंड फिश मीन्स आपका मछली, मीट, मांस, ये सब चीज़ें जो है इनमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। ये सभी प्रोटीनेटेड फूड्स होते हैं। फिर देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू डू फिजिकल वर्क। कार्बोहाइड्रेट हमें शारीरिक जो हम कार्य करते हैं उसको करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है। वी गेट कार्बोहाइड्रेट इन टू फॉर्म्स, हम कार्बोहाइड्रेट को दो प्रकार से प्राप्त पाते हैं। एक तो शुगर के रूप में और दूसरा स्टार्च के रूप में। स्टार्च शर्करा हिंदी में कहते हैं और शुगर शक्कर होते हैं। द शुगर केन कॉन्टेन शुगर, शुगर केन अर्थात गन्ने से हमको शुगर प्राप्त होती है। सीरियल्स सच एज व्हीट, राइस, मेज एंड वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो कॉन्टेन्स स्टार्च टू। और जो अनाज होते हैं, सीरियल्स मीन्स अनाज, जैसे कि आपका गेहूँ, चावल, मक्का और सब्जियाँ आदि और टमाटर, इसमें पर्याप्त मात्रा में हमको स्टार्च मिल जाता है। फिर देखते हैं फैट अर्थात वसा। फैट प्रोवाइड्स मोर हीट एंड एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। जो वसा होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा हमें अधिक शक्ति और अधिक ऊष्मा प्रदान करते हैं, गर्मी प्रदान करते हैं हमारी बॉडी को। इट इज स्टोर्ड विनीथ आवर स्किन टू कीप अस वार्म, यह हमारे त्वचा के निचले हिस्से में, त्वचा के नीचे स्थित होती है, भंडारित रहती है और ये हमें ऊष्मा प्रदान करती है, हमारे शरीर को गर्म बनाए रखने में मदद करती है। ऑयल, बटर, नट्स, घी आर फूड कंटेनिंग फैट्स, या ऐसे कह सकते हैं कि जितनी भी ऐसी चीज़ें जिसमें तेल होता है, जो चिकनी होती हैं, लगभग सारी चीज़ों में जिनमें तेल निकलता है, चिकनाई होती है, वो फैटी होती हैं, अर्थात उसमें फैट होता है, वसा होती है।
वी शुड टेक फैट ओनली इन अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी। अर्थात एक बात बहुत ख्याल रखने योग्य है, ध्यान रखने योग्य है कि हमको जो वसा लेनी है अर्थात फैटी चीज़ें यूज करनी है, खानी है, ऐसे चीज़ें यूज करनी है जिसमें फ़ैट होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमको इसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत शुद्ध और सही रखनी है। अगर हमारे शरीर में फैट बढ़ गया अर्थात वसा बढ़ गई तो हम मोटे हो जाएंगे, डेंसिटी हमारी बढ़ जाएगी, मोटापा बढ़ जाएगा और हम बीमार हो जाएंगे और कई बीमारियां हमको घेर लेंगी। टू मच ऑफ ऑयली थिंग्स मेक अस मोर फैटी। अगर हम ज़्यादा तेलीय चीज़ें खाएंगे, ज़्यादा वसायुक्त चीज़ें खाएंगे तो हमारा फैट बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं रगेज। जैसा कि हम पीछे आपको बता चुके हैं, रफ मीन्स होता है गंदा अर्थात खुरदरा। ऐसी भोजन सामग्री जिसमें रेशे होते हैं, जैसे कि कुछ सब्जियां, कुछ हरी सब्जियां ऐसी होती हैं जिसको जब हम घर में पकाते हैं या बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जब उसको हम खाते हैं तो कुछ कचरा हमारे दांतों में फंस जाता है, या फिर ऐसी कोई सब्जियां जिसमें कुछ नसें, जिसको घर में कहते हैं कि इसमें नसें हैं, और उसको निकाल करके, तो ऐसी सब्जियां जो होती हैं उनमें रगेज होता है। और वैसे तो फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड रगेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये हमारे शरीर में जो बराबर डाइजेशन होता है, डाइजेशन जो प्रोसेस होती है अर्थात पाचन की प्रक्रिया जो होती है उसमें इस प्रकार का जो रगेज होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमें अपने भोजन में ऐसी सब्जियों को भी शामिल करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को भी शामिल करना चाहिए जिसमें रगेज हो। जैसे आप खड़ा चना अगर खाते हैं, भुना हुआ मक्का खाते हैं तो उसमें भी आपको ये मिल जाता है। रगेज आर फाइबर मीन्स रेशे, अर्थात जो रफेजेज होते हैं वो फाइबर होते हैं, रेशे, छोटे छोटे से तिनके रेशे। जैसे कि गेहूं का आटा होता है और गेहूं के आटे को छानने के बाद में उसमें से चोकर निकाल देते हैं, तो वो चोकर तो रगेज होता है और उसको हम निकाल देते हैं क्योंकि रोटी मुलायम बने। लेकिन ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसी को तो हम निकाल करके जानवरों को खिला देते हैं। विच आर नॉट डाइजेस्टेड विद द फूड बट दे हेल्प इन ईजी डाइजेशन आर रिमूवल ऑफ वेस्ट, अर्थात जो भोजन में इस प्रकार का रफेजेज होता है वो हमारे शरीर में पचता नहीं है, लेकिन हमारे पाचन प्रक्रिया में बहुत मदद करता है और हमारे शरीर के वेस्ट को बाहर निकालने में, रिमूव करने में मदद करता है। फॉर रफेजेज वी शुड ईट रा लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड कुक्ड फूड लाइक चपातीज। फॉर रफेजेज वी शुड ईट रा मीन्स कच्चे, लीफी माने पत्ते युक्त, वेजिटेबल्स अर्थात हमको साग सब्जी खानी चाहिए, मूली के पत्ते, सरसों का साग, इस प्रकार के जो वेजिटेबल्स हैं वो यूज करनी चाहिए, फ्रूट्स, फल खाने चाहिए। और चपातीज, कुक्ड फूड लाइक चपातीज विच आर माने जो कि नीचे की एक लाइन छूट गई है, जो कि पकी हुई हो उसको हमें खाना चाहिए। विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप अस हेल्दी बाय फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेज, अर्थात विटामिन्स और जो मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, ये हमें बीमारियों के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद करते हैं, हमें स्वस्थ बनाए रखते हैं। दे हेल्प अस इन इन्फॉर्मेशन ऑफ टीथ, बोन्स एंड ब्लड, अर्थात जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं ये हमारे शरीर में दांतों को बनाने में, हड्डियों को मजबूत करने में और खून के निर्माण में मदद करते हैं, सहायक होते हैं। देखते हैं हम विटामिन कहाँ से पाते हैं। वी गेट विटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड एग्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो नोन अर्थात एज ए प्रोटेक्टिव फूड।
वी गेट विटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रॉम फ्रेश फ्रूट, अर्थात हमको विटामिन्स और मिनरल्स ताज़े फलों से, वेजिटेबल्स माने सब्जियों से, मिल्क एंड एग्स दूध और अंडे से पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। और ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं, ऐसे भोजन को हम प्रोटेक्टिव फूड या रक्षात्मक भोजन कहते हैं। फूड दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, रगेज, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। माने फूड दैट कंटेन्स, वह भोजन जिनमें पर्याप्त मात्रा में, सही अनुपात में, राइट प्रोपोर्शन में, सही अनुपात में न्यूट्रिएंट्स अर्थात पोषक तत्व होते हैं। जिन भोज्य पदार्थों में सही मात्रा में, उचित मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रगेज, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स, तो ऐसे भोज्य पदार्थों को खाने की क्रिया को ही है बैलेंस डाइट कहते हैं, अर्थात संतुलित आहार। अर्थात हमारे आहार में ऐसे सभी खाद्य सामग्री शामिल होनी चाहिए जिससे हमारे शरीर को आवश्यक सभी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रगेज, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स उचित मात्रा में, उचित अनुपात में मिल जाएं। अगर उचित अनुपात में सारी चीज़ें हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को मिल रही हैं भोजन के द्वारा, तो वो भोजन हमारा संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कहा जाएगा। मिल्क इज कंसाइडर्ड एज अ कंप्लीट फूड एज इट कंटेन्स ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। जो दूध होता है वो एक पूर्ण भोजन कहा जाता है क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में समस्त पोषक तत्व शामिल होते हैं। द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड इज मेजर्ड इन कैलोरीज। हमारे भोजन में पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है उसको कैलोरी के द्वारा मापा जाता है, ये इसकी इकाई है मापन की। टू मेंटेन द न्यूट्रिएंट्स व्हाइल कुकिंग वी मस्ट डू द फॉलोइंग थिंग्स। टू मेंटेन द न्यूट्रिएंट्स व्हाइल कुकिंग, अर्थात जब हम भोजन को पका रहे होते हैं उस समय भोजन में पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए वी मस्ट डू द फॉलोइंग थिंग्स, हमें यह चीज़ें अवश्य करनी चाहिए। द बॉइल्ड वाटर ऑफ पल्सेज एंड वेजिटेबल कंटेन्स विटामिन्स, माने जो हम दाल पकाते हैं या फिर हम सब्जियां पकाते हैं तो उसका जो पानी होता है उसमें विटामिन्स होते हैं। सो इट शुड नॉट बी थ्रोन अवे, तो कभी भी दाल के पानी को, सब्जी के पानी को फेंकना नहीं चाहिए। इट शुड बी यूज्ड इन कुकिंग, उस पानी को निकाल करके अगर वो एक्स्ट्रा है हमको दूसरी सब्जी और दूसरी चीज़ों को पकाने में उसका यूज कर लेना चाहिए। वॉश वेजिटेबल्स प्रॉपरली बिफोर कटिंग, जब भी हम सब्जियों को काटते हैं तो हमें सब्जियों को काटने के पूर्व ही अच्छे से उन्हें धुल लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। एंड वॉशिंग डिस्ट्रॉयज द विटामिन्स एंड मिनरल्स ऑफ द कट वेजिटेबल्स, और अगर सब्जियों को काट करके फिर उनको हम धुलेंगे तो उसके विटामिन्स और मिनरल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। फिर देखते हैं डाइजेशन किसे कहते हैं। द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। The nutrients in our food are broken into simpler substances and is absorbed by food. This process is called digestion. अर्थात the food we eat is digested by the digestive organs of our body. जो भोजन हम खाते हैं वो भोजन हमारे पाचन अंगों के द्वारा, जो हमारे शरीर को पचाने वाले अंग होते हैं हमारे शरीर के, उनके द्वारा उसको पचा लिया जाता है। अर्थात जो भोजन हम करते हैं, खाते हैं, वो हमारे पाचन अंगों के द्वारा, हमारे शरीर के पाचन अंगों द्वारा पचा लिया जाता है, पचाया जाता है। द न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, अर्थात जो पोषक तत्व होते हैं हमारे भोजन में शामिल, वो सिंपलर सब्सटेंसेस में अर्थात छोटे छोटे पदार्थों में, छोटे छोटी इकाइयों में तोड़ दिए जाते हैं। एंड इज ऑब्जर्व्ड बाय द ब्लड, और ये
जो हमारे शरीर में रक्त होता है, खून होता है, इसमें ये समाहित हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। यही प्रक्रिया डाइजेशन या पाचन कहलाती है। अर्थात जो हम भोजन करते हैं उस भोजन में उपस्थित सारी चीज़ें, हाँ, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स आदि जब हमारे खून में शामिल हो जाते हैं तभी हमको शक्ति प्राप्त होती है और तभी डाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। द मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रेज, गॉल ब्लैडर एंड एनस। हमारे शरीर में जो प्रमुख पाचन अंग होते हैं, जो हमारे शरीर में प्रमुख पाचन अंग होते हैं, वो पहले नंबर में माउथ होता है। माउथ मीन्स मुँह। अर्थात अगर हम कोई भोजन खाते हैं तो सबसे पहले उसको हम कहाँ रखते हैं? अपने मुंह में रखते हैं और मुंह में रखकर उसको हम च्यू करते हैं, चबाते हैं। फिर वो भोजन जो फूड पाइप होती है, जो भोजन की नलिका होती है, उसके द्वारा नीचे पेट को, स्टोमक को जाते हैं और स्टोमक में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, अर्थात ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है और भोजन आगे को बढ़ते रहता है। फिर पैनक्रियाज मीन्स अग्नाशय, अग्नाशय में भोजन जाता है। फिर इसी प्रकार से आगे पित्ताशय उसमें अपना काम करता है और ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भोजन पच जाता है और जो मल होता है वो एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। एनस मीन्स गुहा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। फिर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, अर्थात पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है हमारी बॉडी में, इसको देखते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन आवर माउथ। द टीथ कट द सॉलिड फूड इनटू स्मॉलर बाइट्स। द सालिवा गेट्स मिक्स्ड विद दीज पार्टिकल्स एंड मेक केम, या इसको हम चाइम भी पढ़ सकते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन आवर माउथ। हमारे मुंह से ही पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। द टीथ कट द सॉलिड फूड इनटू स्मॉलर बाइट्स। जो हम भोजन खाते हैं उसको हम अपने मुंह में रखते हैं। फिर हमारे दांत उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। उसके बाद में उसमें सालिवा, लार मिलती है और लार उसको और चिकना बना देती है, एक लुगदी बना देती है। इसी को जो भोजन में लार मिलने के बाद में भोजन का या जो निवाला जो कौर हम खाते हैं या जो भी चीज़ हम खाते हैं मुंह में रखते हैं, जब उसमें लार मिक्स हो जाती है, सालिवा मिक्स हो जाता है, उसके बाद में एक भोजन की एक लुगदी चिकनी बन जाती है। इसी को हम चाइम कहेंगे। द चाइम इज़ रोल्ड इन द माउथ पाइप विद द हेल्प ऑफ टंग। फिर जुबान की सहायता से, टंग की सहायता से उस लुगदी को, भोजन की उस लुगदी को माउथ पाइप में ढकेल दिया जाता है। सालिवा आल्सो हेल्प्स इन ब्रेकिंग द न्यूट्रिएंट्स इन सिंपलर फॉर्म्स। जो लार होती है हमारे मुंह में, यह भी भोजन को टुकड़ों में तोड़ने में मदद करती है। द चाइम थ्रू फूड पाइप इज पास्ड टू द स्टोमक। उसके बाद जो भोजन की वो लुगदी होती है, वैसे तो इसको हम एक कह सकते हैं, इसको चाइम को अबलान भी कहा जाता है, लेकिन ये आप लोग हिंदी में नहीं समझ पाओगे। तो ऐसे समझो कि भोजन में जब लार मिल जाती है तो उसकी जो एक लुगदी बन जाती है गीली गीली, उसको हम कह सकते हैं चाइम। चाइम थ्रू फूड पाइप इज पास टू द स्टोमक। भोजन नलिका के द्वारा ये भोजन की लुगदी पेट तक पहुंचाई जाती है। द स्टोमक बीन मूवमेंट ब्रेक्स द न्यूट्रिएंट्स इन मोर सिंपलर फॉर्म बाय एडिंग जूसेस पास दिस इनटू द इंटेस्टाइन। उसके बाद में इस भोजन में कुछ जो मूवमेंट ब्रेक्स द न्यूट्रिएंट्स इन मोर सिंपलर फॉर्म बाय एडिंग जूसेस, कुछ इसमें जूस अर्थात कुछ रस मिलते हैं शरीर के अंदर, कुछ एंजाइम्स मिलते हैं और फिर भोजन के कुछ पोषक तत्वों को छोटे छोटे इकाइयों में तोड़ दिया जाता है और उसके बाद में इस भोजन को छोटी
आंत तक पहुंचाया जाता है। द लीवर्स एंड पैनक्रियाज पास देयर जूसेस इनटू द इंटेस्टाइन विच हेल्प्स इन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद में लीवर और अग्नाशय में जाकर के इसमें कुछ जूस, कुछ रस मिलाए जाते हैं और उसके बाद में ये इनटू द इंटेस्टाइन विच हेल्प्स इन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फिर अग्नाशय में होते हैं, इसका पूर्ण जो पाचन प्रक्रिया होती है वो पूरी हो जाती है। द सिंपलर फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज मिक्सड विद फूड। उसके बाद में जो पोषक तत्व होते हैं इस भोजन में उपस्थित वो द सिंपलर फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज मिक्सड विद ब्लड। और जो उस भोजन में उपस्थित पोषक तत्व होते हैं वो छोटी छोटी इकाइयों में जो शरीर में खून होता है उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स कॉन्टेंट ब्लड इन इज पास्ड टू आवर अदर बॉडी पार्ट्स थ्रू द ब्लड वेसल। इसके बाद में जो ये हमारे खून में समाहित होने वाले पोषक तत्व होते हैं ये शरीर के दूसरे हिस्सों तक खून के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द अनडाइजेस्टेड आर न्यूट्रिशन लेस फूड इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस। उसके बाद में जो हमारे शरीर में अपचित अर्थात बिना पचा हुआ भोजन होता है या न्यूट्रिएंट लेस अर्थात पोषक तत्व रहित जो भोजन होता है वो एनस गुहा के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है, शरीर से निकाल दिया जाता है मल के रूप में। किडनीज फिल्टर द ब्लड एंड एक्स्ट्रा वाटर इज थ्रोन आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। किडनी अर्थात हमारे गुर्दे खून को छानने का काम करते हैं और शरीर के अतिरिक्त पानी को, एक्स्ट्रा वाटर को, आवश्यकता से अधिक जल को पेशाब के रूप में शरीर से, यूरिन माने पेशाब के रूप में शरीर से बाहर करते हैं। रोल ऑफ टीथ इन डाइजेशन अर्थात जो पाचन प्रक्रिया होती है उसमें दांतों की क्या भूमिका होती है इसके बारे में हम जानेंगे। वी हैव टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग अवर लाइफ टाइम, टेम्परेरी और मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। हमारे पूरे जीवन के समय में हमको दांतों के 2 सेट मिलते हैं। पहला टेम्परेरी और मिल्क टीथ, पहले हमें दूध के दांत मिलते हैं या उनको हम अस्थायी दांत भी कह सकते हैं। उसके बाद में दूसरा होता है परमानेंट टीथ अर्थात स्थायी दांत। चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 7 और 8 ईयर्स हैव टेम्परेरी टीथ। 7-8 साल के जो बच्चे होते हैं उनके जो दांत होते हैं टेम्परेरी टीथ होते हैं अर्थात अस्थायी दांत होते हैं। दे आर 20 नंबर्स, वे लगभग 20 की संख्या में होते हैं। एट द एज ऑफ 7 और 8 ईयर्स द परमानेंट टीथ ग्रो आफ्टर फॉलिंग ऑफ टेम्परेरी टीथ। फिर 7-8 साल की उम्र के बाद में बच्चों के जो अस्थायी दांत होते हैं वो टूटकर गिरना प्रारंभ हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए स्थायी टीथ माने परमानेंट जो टीथ हैं वो टेम्परेरी टीथ के स्थान को लेने लगते हैं। देयर आर ए टोटल ऑफ 30, ये 30 की संख्या में होते हैं। फिर जब वो बच्चा वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है तो इसमें 2 जो दांत हैं वो और ऐड हो जाते हैं। इस प्रकार से टोटल 32 टीथ्स माने 32 दांत मुँह में हो जाते हैं। दे आर डिफरेंट साइजेज एंड शेप्स ऑफ टीथ, दांतों के अलग अलग आकार होते हैं। द 4 मेन टाइप्स ऑफ टीथ आर, दांतों के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। पहला इंसाइसस टीथ, इंसाइसस मतलब इसको हिंदी में कहते हैं कंतक। द 4 फ्रंट टीथ दैट आर यूज्ड फॉर बीटिंग द फूड, ऊपर के जो दांत होते हैं ऊपर के और नीचे के 2, ये कुल मिलाकर 4 दांत होते हैं। ये किसी भोजन को से थोड़ा चौड़े होते हैं। ये दांत भोजन को पहले काटने के काम आते हैं अर्थात कोई फल हम मुंह से काटते हैं, जैसे सेव मुंह से काटते हैं तो सबसे पहले नंबर में ये कटिंग करने के लिए इन्हीं दांतों का प्रयोग किया जाता है, बीटिंग द फूड। फिर कैनाइंस टीथ, दीज आर आल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ, इन दांतों को भेदक दंत भी कहा जाता है। टीयरिंग माने फाड़ना,
फाड़ने वाले दांत। दीज आर शार्प टीथ ऑफ टेयरिंग द फूड। इन कार्निवोरस दीज टीथ आर वेरी पॉइंटेड टू टेयर द फ्लैश। अर्थात जो लोग कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं, उनमें लोग ही नहीं बल्कि जानवर भी, उनमें इन दांतों का प्रयोग मांस को फाड़ने और चीरने में होता है। अर्थात मांसाहारी लोगों के लिए टीथ बहुत यूजफुल होते हैं। भोजन को फाड़ने और चीरने में जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनमें इस प्रकार के जो टीथ होते हैं बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत होते हैं। फिर प्रीमोलर्स अर्थात अग्रदाढ़, दाढ़ जो होती हैं उसके आगे के जो दांत होते हैं, उसके पहले जो दांत मुंह में होते हैं जबड़े में, उसको अग्रदाढ़ दंतक कहते हैं। इसको प्रीमोलर इंग्लिश में कहेंगे। दिस टीथ आर ब्रॉड शेप्ड, ये आकार में चौड़े होते हैं। दे आर 4 इन नंबर्स, ये 4 संख्या में 4 होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर क्रैकिंग एंड क्रशिंग फूड इनटू पीसेज, ये भोजन को कुचलने में और तोड़ने में, उसको चिटकाने में, टुकड़े करने में, भोजन के टुकड़े करने में काम आते हैं। फिर मोलर्स मीन्स दाढ़। मोलर्स आर 6 इन नंबर, 6 दाढ़ होती हैं संख्या में। दे आर आल्सो ब्रॉड एंड फैट, ये बहुत ही चौड़ी होती हैं और सब ऊपर के समतल होती हैं। दे ग्राइंड एंड चू द फूड, ये भोजन को चबाने और पीसने के काम आते हैं। द लास्ट मोलर्स आर आल्सो नोन एज विजडम टीथ, और जैसा कि ऊपर बताया गया है कि जो वयस्क हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो 2 दाढ़ अलग से निकलती हैं, इनको बुद्धि के दांत भी कहा जाता है। अर्थात ऐसा माना जाता है कि जब ये 2 दाढ़ निकल आती हैं तभी इंसान को वास्तव में बुद्धि आती है, इसलिए इनको विजडम टीथ भी कहा जाता है। ईटिंग टू मच ऑफ स्वीट लाइक चॉकलेट, टॉफ़ीज एंड ड्रिंक्स, आइसक्रीम आल्सो डिके आवर टीथ। सभी बच्चों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ईटिंग टू मच ऑफ स्वीट, जो मीठी चीज़ें होती हैं जैसे चॉकलेट, टॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये हमारे दांतों को ख़राब करती हैं, नष्ट करती हैं, इसलिए हमें इनका यूज, इन्हें आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। फॉर प्रॉपर डाइजेशन वी मस्ट टेक केयर एंड इम्प्रूव आवर ईटिंग हैबिट्स। अर्थात हमारी पाचन क्रिया सही रहे, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे खाने की जो आदतें हैं उसमें हमें ख्याल रखना होगा, उसको हमें सही करना होगा। हेयर आर अ फ्यू टिप्स फॉर द इजी डाइजेशन ऑफ फूड। यहाँ पर अच्छे सरल पाचन प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए कुछ युक्तियाँ बताई गई हैं, देखते हैं। नंबर 1, टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड। भोजन के जो हम निवाले या कौर जिसको कहते हो हम लेते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके खाने चाहिए। कुछ लोग बहुत एकदम से भूखे होते हैं और आधी रोटी तोड़कर मुंह में रख लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको छोटे छोटे कौर, छोटे छोटे निवाले बना करके खाना चाहिए। च्यू इट वेल, और फिर उसको अच्छे से मुंह में चबाना चाहिए। नंबर 2, नेवर ईट इन हेस्ट विद माउथ फुल। कभी भी जल्दबाजी में मुंह भर के खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग भोजन खाते हैं, रोटी को मुंह में रखते हैं, ऊपर से पानी पी करके निगल लेते हैं और फिर उनके पेट में दर्द होती है, गैस बनती है, तब वो कहते हैं कि हमारा पेट खराब हो गया। तो भोजन के छोटे छोटे टुकड़े खाइए, उसको अच्छे से चबाइए मुंह में रखकर, कभी भी जल्दबाजी में भोजन मत खाइए। नंबर 3, ईट बैलेंस्ड डाइट। हमेशा संतुलित आहार कीजिए। ड्रिंक वाटर, पानी भी पीजिए पर्याप्त मात्रा में। ईट बोथ कुक्ड एंड रॉ फ्रूट्स। पके हुए भी भोजन खाइए और कच्चे फल, सब्जियां सलाद के रूप में यूज करिए। नंबर 4, ट्राई टू बी रेगुलर अबाउट द ईटिंग टाइम। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जो खाने का समय है वो नियमित होना चाहिए, एक होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये नहीं कभी शाम के 5 बजे भोजन कर रहे हैं तो कभी 10 बजे कर रहे हैं, कभी 9 बजे कर रहे हैं, कभी सुबह 8 बजे ही खा लिए, कभी 12 बजे खा लिए, कभी 9 बजे खा लिए। तो इस तरीके से नहीं, जहाँ तक पॉसिबल हो हमको भोजन का समय रेगुलर करना चाहिए, नियमित करना चाहिए। नंबर 5, गो फॉर टॉयलेट एवरी डे इन द मॉर्निंग। सुबह प्रतिदिन टॉयलेट जाना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट। कभी भी
अत्यधिक नहीं खाना चाहिए, आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। जितनी भूख हो उतना ही भोजन करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें अपने हाथों को धोना चाहिए। रिंस योर माउथ वेल, अर्थात मुंह में पानी लेकर हमें अच्छे से कुल्ला करना चाहिए। हमारे मुंह की सफाई अच्छे से करनी चाहिए। विद वाटर आफ्टर टेकिंग योर मील, अर्थात अपना भोजन खाने से पहले हमें अपने मुंह को कुल्ली करके अच्छे से साफ करना चाहिए। नंबर 8, अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड ईटेबल्स आर कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ध्यान रखें, अगर खुली हुई सब्जियां रखी हैं, फल रखे हैं या खाने की कोई भी चीज़ रखी है तो उसको खाने से बचना चाहिए। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग। जब हम किसी ऐसी सब्जियों को जो बिना पकाकर कच्ची खाने का प्रयास करते हैं या खाने जा रहे हैं तो हमें उनको अच्छे से साफ करना चाहिए, अच्छे से उनको धुलना चाहिए। वो सब्जियां हों या फिर फल हों, उनको पहले अच्छे से धुल लेना चाहिए, अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, ताकि वो उन पर अगर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई इन्फेक्शन है तो वो साफ हो जाए। कुकिंग द फूड। अब भोजन को पकाने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। कुकिंग मेक्स द फूड ईजिली डाइजेस्टेबल, अर्थात भोजन को पकाने की प्रक्रिया से भोजन हमारे शरीर में जल्दी ही पच जाता है। यह हमारे जो पाचन प्रक्रिया है उसको सरल बनाता है। इट आल्सो मेक्स द फूड डिलीशियस। इसके अतिरिक्त भोजन को जब हम पकाते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के मसाले डालते हैं, साल्ट डालते हैं, नमक डालते हैं, तो उसका स्वाद जो होता है अच्छा हो जाता है, फूड डिलीशियस हो जाता है। डिलीशियस में स्वादिष्ट हो जाता है। टू कुक द फूड वी वाइल फ्राई वेक आर रोस्टेड, अर्थात भोजन को पकाने के लिए हम भोजन को उबालते हैं, बॉयल करते हैं, फ्राई करते हैं। बेक अर्थात उसको सेंक सकते हैं, फ्राई माने भून सकते हैं, रोस्टिंग कर सकते हैं अर्थात भून कर सकते हैं। भोजन को उबाल कर, भून कर और सेंक कर, इस प्रकार से कई प्रकार से हम भोजन को पकाते हैं। बिसाइड्स ईटिंग कुक्ड और raw food, we also take preserved food. Food preservation is the method of keeping the food for longer time. Cooked or uncooked food both can be preserved. अर्थात beside eating cooked, भोजन को पकाने के अतिरिक्त, और raw food माने कच्चे भोजन या पके हुए भोजन के अतिरिक्त, कच्चे भोजन या पके हुए भोजन के अतिरिक्त वी आल्सो टेक प्रिजर्व फूड, हम संरक्षित भोजन को भी रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये फूड प्रिजर्वेशन इज द मेथड ऑफ कीपिंग द फूड फॉर लॉन्गर टाइम। जो भोजन संरक्षण की जो प्रक्रिया होती है, इसके अंतर्गत भोजन को संरक्षित करके एक लंबे समय तक हम रख सकते हैं इस प्रक्रिया में। और इसमें कुक्ड माने पके हुए और अनकुक्ड माने बिना पके हुए भोजन को भी प्रिजर्व किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। टू प्रिजर्व फूड वी जनरली फ्रीज इट एज आइसक्रीम और कस्टर्ड, अर्थात हम पके हुए किसी अच्छे से पकी हुई चीज़ को, ठीक है, अपने फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रीज इट एज आइसक्रीम, जिस प्रकार से हम आइसक्रीम को रख सकते हैं फ्रीजर में, उसी प्रकार से हम इसको रख सकते हैं। कैंड इट एज इन टिन्ड फूड, अर्थात कैंड इट, कैन का मतलब होता है कोई बोतल या डिब्बा, उसमें हम इसको रख करके बंद कर सकते हैं। फिर साल्ट इट एज इन पिकल, जिस प्रकार से अचार में नमक डाल करके उसको प्रिजर्व किया जाता है, बचाया जाता है, संरक्षित किया जाता है, इस प्रकार से हम उसमें नमक मिलाकर। स्वीटन इट एज इन जैम, जेली एंड चटनी, एक मात्रा में अगर किसी चीज़ में मीठी चीज़ मिला दी जाती है तो भी वो जल्दी ख़राब नहीं हो जाती है, होती है। ऑयल इट एज इन पिकल, जिस प्रकार से अचार को तेल में रखा जाता है और जल्दी ख़राब नहीं हो जाता होता है, इस प्रकार से भी हम संरक्षित करते हैं भोजन को।
अब देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स स्टोरिंग up perishable food materials for a long time so that they do not get spoiled and can be used later. There are different ways of food preservation. Food preservation is the process अर्थात भोजन संरक्षण वह प्रक्रिया है दैट इन्वॉल्व्स स्टोरिंग ऑफ पेरिसेबल फूड मटेरियल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, अर्थात खराब होने वाले भोज्य पदार्थों को एक लंबे समय तक स्टोर करके सुरक्षित करके रखा जा सकता है, सो दैट दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड, ताकि वो खराब ना हो पाएँ, एंड कैन बी यूज्ड लेटर, और उसको हम बाद में भी प्रयोग कर सकें। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यहाँ पर भोजन संरक्षण के विभिन्न तरीके हैं। रेफ्रिजरेशन, अर्थात रेफ्रिजरेशन माने किसी चीज़ को जमाना या उसको शीत करना। शीत मतलब उसको ठंडा करना, उसको हम हिंदी में कहेंगे तो हम कह सकते हैं इसको प्रशीतन प्रक्रिया। प्रशीतन अर्थात उसको एक टेम्परेचर पर, ठंडे टेम्परेचर पर रखना। द मोस्ट कॉमन वे टू प्रिजर्व फूड इज़ टू कीप इट एट ए लो टेम्परेचर, अर्थात एक सामान्य प्रक्रिया है भोजन को प्रिजर्व करने की, जिसके अंतर्गत इसे कम तापमान पर रखा जाता है। दिस इज़ बिकॉज जर्म्स कैन नॉट ग्रो एट ए लो टेम्परेचर, इसका कारण यह है कि कम तापमान पर जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये आते हैं। दिस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन, इस प्रक्रिया को प्रशीतन या रेफ्रिजरेशन कहा जाता है। वी कैन प्रिजर्व मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एग्स एंड मीट बाई रेफ्रिजरेशन ऑफ द सेवरल डेज। घरों में फ्रिज में इस प्रकार की चीज़ें कई कई दिनों तक रखी जाती हैं, जैसे अंडे हैं, मीट है, फल है, सब्जियां हैं और दूध है। हम फ्रिज में रख करके इसको कई दिन तक खराब होने से बचा सकते हैं। फिर ड्राइंग, अर्थात ड्राई माने सुखाना। दिस मेथड इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ वाटर कंटेंट इन फूड आइटम्स लाइक फिश, पोटैटो चिप्स, बनानाज, पपायाज etc. आपको पता है कि घरों में आम की कली सुखा करके या बहुत सारी चीज़ों को सुखा करके घर में रख लिया जाता है, और उनको हम जैसे कुछ लोग गोभी, फूल गोभी को सुखा करके रख लेते हैं और फिर उसको बाद में यूज करते हैं सब्जी के रूप में। इस प्रकार से बहुत सी चीज़ों को सब मछलियों को सुखा करके, आदि तमाम चीज़ों को सुखा करके बाद में खाया जाता है, यूज किया जाता है। तो दिस मेथड इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ वाटर कंटेंट फूड आइटम्स लाइक फिश, पोटैटो चिप्स, बनाना, पपाया etc. अर्थात पपाया में, बनाना में, पोटैटो चिप्स में या फिश में और तमाम सारी चीज़ों में जो वाटर कंटेंट अर्थात पानी की मात्रा होती है, उसको कम करके या उसको सुखा करके यह प्रक्रिया अपनाई जाती है और इससे भोजन को संरक्षित किया जाता है। दिस इज ए प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थात जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी ग्रोथ से इसे रोका जा सकता है। किसी चीज़ को सुखा देने से, उसमें पानी की मात्रा को कम कर देने से उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जाता है। फूड आइटम्स आर ड्राइड इन ड्रायर्स, इस प्रकार के जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं उनको ड्रायर्स में अर्थात सुखाने की मशीन में सुखाया जाता है, डायरेक्ट इन द सन, या फिर उनको धूप में डाला जाता है, या ओवेंस। वैसे तो ओवेंस को हिंदी में तंदूर कहते हैं, लेकिन एक प्रकार की मशीन होती है जिसमें बेकिंग की जाती है। सो एज टू रिमूव ऑल द मॉइस्चर, इस प्रकार से किसी भी खाने की चीज़ का जो नमी होती है उसको दूर किया जाता है। वैक्यूम पैकिंग, वैक्यूम पैकिंग को हम कहते हैं कि इसके अंतर्गत वैक्यूम का मतलब क्या होता है, निर्वात, अर्थात किसी चीज़ को हम किसी पैकेट में, आजकल तमाम खाने की चीज़ें पैकिंग में आती हैं, उसमें आप जब पैकिंग को खोलते हो तो उसमें से एयर निकलती, हवा भी निकलती खाने की चीज़ के साथ में। वैक्यूम पैकिंग इज द प्रोसेस इन विच फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर, नट्स आर प्रिजर्व्ड बाय वैक्यूम पैकिंग, अर्थात किसी ऐसे जार में या किसी ऐसी चीज़ में किसी वस्तु को बंद कर देना किसी बर्तन में, जिसमें हवा का आवागमन बिल्कुल ना हो, ना हवा अंदर की बाहर, न बाहर के अंदर, बिल्कुल एयर टाइट, मतलब हवा बंद। जब हवा नहीं आएगी जाएगी
तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर उपस्थित कोई भी जो सूक्ष्म जीव होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना हवा के जीवित नहीं रह सकती है, सजीव चीज़। बॉइलिंग फूड लाइक मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाय बॉइलिंग किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन द मिल्क। आपको पता है कि किसी चीज़ को उबालने से भी उसके जर्म्स, उसके बैक्टीरियाज को, कीटाणुओं को मारा जा सकता है। हमारे घरों में प्रतिदिन हम दूध को 2-3 बार दिन में उबालते हैं, तभी वो सही बना रह सकता है, शुद्ध बना रह सकता है, अदरवाइज वो खराब होने की आशंका रहती है। साल्टिंग मीन्स नमक मिलाकर। द प्रोसेस बाय विच मॉइस्चर इज रिमूव्ड बाय एडिंग साल्ट इज कॉल्ड साल्टिंग। किसी खाने की वस्तु में एक सही अनुपात में नमक मिला देने से उसकी नमी को कम कर दिया जाता है, उसकी जो नमी होते हैं वो निकल जाते हैं। जैसे आम के अचार को बनाने के पहले आम के कलियों में नमक मिलाकर रख दिया जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्योरिंग, इस प्रकार से इसको सुरक्षित करना भी कहते हैं। मीट इज जनरली प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, मांस को भी इस प्रक्रिया के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। फिर कैनिंग आर बोतलिंग, अर्थात बोतल बंद करना। सम फूड आइटम्स गो बैड व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द मॉइस्चर इन द एयर, फ्लोर, बिस्किट, सुगर etc. Remain fresh when they are kept in a dry can, tin or a jar with a tight lid. Some food items go bad when they come in contact with moisture in the air. कुछ खाने की वस्तुएं जब हवा के संपर्क में आते हैं, हवा की नमी के संपर्क में आते हैं तो खराब हो जाती हैं, जैसे कि आटा है, बिस्किट है, शुगर है माने शक्कर है। रिमेन फ्रेश व्हेन दे आर केप्ट इन ए ड्राई कैन, अगर उनको हम एक सूखे बोतल में बंद कर देंगे, टिनारे जार या किसी बर्तन में या किसी जार में बंद कर देंगे, तो एक बात ध्यान रखनी, उसका जो ढक्कन होना चाहिए, लिड होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, उसमें हवा पास ना हो, तो वैसी चीज़ों को हम सुरक्षित रख सकते हैं और ऐसे हमारे घर में चीज़ों को सुरक्षित रखा भी जाता है। फिर पिकलिंग अर्थात अचार बनाना। पिकलिंग इन्वॉल्व्स द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ लाइक मैंगो, लेमन, चिली इन एडिबल ऑयल्स विद साल्ट एंड स्पाइसेस। घर में जिस प्रकार से अचार बनाया जाता है, खाने के तेल, खाने युक्त तेल, नमक और मसाले मिला करके किसी जार में आम के अचार को, लेमन के अचार को रख दिया जाता है और वो काफ़ी समय तक हमारे खाने के काम आता है। फॉर्मेंटिंग फूड, फर्मेंट मीन्स होता है किण्वन करना। ये एक प्रक्रिया क्या होती है? दिस प्रोसेस ऑफ फर्मेंटिंग प्रिजर्व फूड एंड आल्सो मेक्स इट मोर न्यूट्रिएंट्स एंड डाइजेस्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, कर्ड इज फर्मेंटेड मिल्क। कर्ड इज गुड फॉर यू एंड can help you feel better if you have diarrhea. Idlis are made from the fermented batter of rice and urad dal. Fermented food help you fight and germs. Also, such food are oil free. The process of fermentation preserve food. इस प्रक्रिया के अंतर्गत अर्थात किण्वन की प्रक्रिया के अंतर्गत भी भोजन को संरक्षित करके रखा जाता है। एंड आल्सो मेक्स इट मोर न्यूट्रिएंट्स एंड डाइजेस्टेबल, और इसको और अधिक पोषक तत्वयुक्त, पौष्टिक और सुपाच्य बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कर्ड माने दही इज फर्मेंटेड मिल्क, दूध का किण्वन करके ही दही बनाया जाता है। कर्ड इज गुड फॉर यू एंड कैन हेल्प यू इन फील बेटर इफ़ यू हैव डायरिया। और डायरिया अगर बन जाता है तो डायरिया में जो कर्ड होता है, दही होता है, ये बहुत फ़ायदा करता है, लाभ पहुंचाता है। इस प्रकार से दही को हम विभिन्न रूपों में अपने खाने के यूज में लेते हैं। इडली आर मेड फ्रॉम फर्मेंटेड बटर ऑफ राइस एंड उड़द दाल। आपको पता है कि उड़द की दाल और चावल को फर्मेंटेड करके, उसका किण्वन करके ही इडली बनाया जाता है। आपको पता है कि जो इडली या घर में बड़े वगैरह बनते हैं तो उसको दाल को भिगोया जाता है। फर्मेंटेड फूड हेल्प यू फाइट बैड जर्म्स, और भोजन को इस प्रकार के खाने की चीज़ों का किण्वन करके जो उसमें
हेल्प यू फाइट बैड जर्म्स, जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनसे भोजन लड़ने में मदद करता है। आल्सो सच फूड्स आर ऑयल फ्री। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के जो भोज्य पदार्थ होते हैं ये ऑयल फ्री होते हैं, अर्थात इसमें ऑयल ना के बराबर होता है। इस प्रकार से ये लेसन आपका कंप्लीट होता है और इसको आप अच्छे से लर्न करें, इसके मीनिंग्स को तैयार करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।